तो दोस्तों आज लेकर के आए हैं साइंस से 10वां सेट। जी हाँ दोस्तों, इस 10वां सेट में एक काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन डाला हुआ है। जी हाँ, तो ये 10वां सेट जो है दोस्त, आज जो चैप्टर है तत्व का आवर्ती वर्गीकरण यानी कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट से दोस्त 20 इंपोर्टेंट ऐसे क्वेश्चन डाले गए हैं जिसकी संभावना है कि टेक्नीशियन ग्रेड 3 जो एग्जाम होगी उसमें आने की। तो दोस्त क्या कीजिए कि वीडियो को शुरू से अंत तक के देखिएगा, स्किप करके मत जाइएगा, नहीं तो ये इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाला हुआ है दोस्त उसे आप मिस कर दीजिएगा। ठीक है, तो दोस्त क्या करते हैं कि इस 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 10वां सेट जो है इसमें जो 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाला हुआ है उसको शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जो लोग नए हैं उनको मैं बता देता हूं कि दोस्त इस चैनल पे, मेरे चैनल पे प्रत्येक दिन 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया जाता है, वो भी साइंस से, वो भी चैप्टर वाइज दिया जाता है, कहीं कहीं से नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो आज जो चैप्टर है वो आपका केमिस्ट्री का चल रहा है। केमिस्ट्री के चैप्टर से जो आज तत्व का आवर्ती वर्गीकरण है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, उससे क्या है कि 10वां सेट आज आया है। अब 10वां सेट में इसमें काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाला हुआ है, तो इसी से चल रहा है। इसका अगर दोस्त अगर आपको पीडीएफ चाहिए जो पढ़ा रहे तो दोस्त टेलीग्राम से जुड़ना पड़ेगा। तो जाकर के टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है लिंक, जाकर के जुड़ जाइएगा। अगर जो लोग अभी तक टेस्ट नहीं दिए हैं वो जाकर के टेस्ट दे ले, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल निःशुल्क फ्री में टेस्ट कराया जाता है साइंस का टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए, जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें भी रहता है। अगर आप टेस्ट दीजिएगा तो आपको पता लगेगा कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें भी रहता है। तो उसका टेस्ट आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जाकर के दे लीजिए। उसका रिजल्ट स्कोर कार्ड आपको हम इसी बोर्ड पे दिखाएंगे, आंसर की आपको उसी टेलीग्राम पे ही दिया जाएगा। तो आज भर यह लिंक जो है एक्टिव है, कल इसके लिए फिर क्या होगा कि नया लिंक जाकर के एक्टिव किया जाएगा, इस लिंक को डीएक्टिव करके। तो डीएक्टिव होने से पहले इस लिंक पे जाकर के टेस्ट दे लीजिए। ठीक है, चलिए क्या करते हैं कि शुरू करते हैं। हम जो आज 10वां सेट है उससे 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं, उसी से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 से शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए 20वां से शुरू करते हैं, 1 तक पहुंचते हैं। तो ये 20वां क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इसमें कह दिया है कि इनमें से कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड बनाएगा। जी हाँ, उभयधर्मी ऑक्साइड बनाएगा। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कई बार जब भी आरआरबी का एग्जाम हुआ है दोस्त, ये क्वेश्चन डाला गया है, तो इसको दिमाग में रखना है। हम वैसे आपको समझा देंगे कि कैसे इसको क्या करना है, नहीं करना है, इसमें कौन कौन एलिमेंट्स आते हैं जो उभयधर्मी में आते हैं। ठीक है, आपको हम ये बता देंगे, बस याद रखिएगा। वही एक एलिमेंट इस ऑप्शन में आपको दे देगा। अभी भी इसमें ऑप्शन में एक ऐसे एलिमेंट्स है, धातु है जो उभयधर्मी गुण को दर्शाता है, उभयधर्मी ऑक्साइड को दर्शाता है। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन देख लीजिए कि कौन है जो उभयधर्मी ऑक्साइड को दर्शाता है। पहला ऑप्शन देख लीजिए, पहला ऑप्शन आपको इसमें दे दिया है कि जिंक, ये है, या दूसरा दे दिया है कैल्शियम, तीसरा आपको दे दिया है कि सोडियम, और चौथा दे दिया है सिल्वर। दोस्त कौन है जो उभयधर्मी ऑक्साइड को बनाएगा? जी हाँ दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। तो दोस्त मैं आपको बताता हूं कि उभयधर्मी जो ऑक्साइड बनाएगा, ये फर्स्ट नंबर जो आप देख रहे हैं जिंक, ये मेरा क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, जिंक क्या है कि उभयधर्मी ऑक्साइड दर्शाता है। और थोड़ा सा आपको यह समझना पड़ेगा कि उभयधर्मी आखिर होता क्या है, यह भी तो जानना पड़ेगा ना। तो उभयधर्मी कहते किसको है, तो समझ लीजिए, आपको हम बता देते हैं कि उभयधर्मी किसे कहते हैं। जब कोई धातु क्या करता है ना कि अम्ल और क्षार के गुण को, दोनों गुण को क्या करता है कि दिखाता है, रिएक्शन के बाद, अभिक्रिया के बाद अगर वो दोनों गुण को दिखा रहा है, तो वैसे धातु क्या होते हैं कि उभयधर्मी ऑक्साइड में आते हैं। जी हाँ, अब समझिएगा, कहिएगा कि कौन कौन सा धातु है जो उभयधर्मी ऑक्साइड को दिखाता है। तो कुछ धातु है जो बराबर पूछे जाते हैं एग्जाम में, आप उसको याद रखिएगा, उसके अलावा कहीं नहीं देगा आपको। तो ध्यान रखिएगा, आपको हम बता देते हैं। वैसे इस धातु को नाम याद रखिएगा। आपको देख लीजिए, इसमें कुछ ऐसे धातु है जैसे कि कॉपर है आपका, जिंक है, टीन है, एसएन जो है सो, लेड है, पीबी, एल्युमिनियम है, और आपका जो है ये बेरियम है। ऐसे ये इतने धातु है जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन जो है उभयधर्मी ऑक्साइड दिखाएगा। इसी में से ऑप्शन रहेगा, इससे बाहर नहीं रहेगा। और इसमें आप जान लीजिए कि सबसे ज्यादा एलिमेंट देता कौन है। ध्यान रखिएगा, 2 ही एलिमेंट है इसमें जो सबसे ज्यादा बार आपको पूछा जाता है। एक तो आप जान लीजिए कि जिंक, और दूसरा जान लीजिए कि एल्युमिनियम। ये 2 ऐसे धातु है दोस्त जो बराबर अक्सर एग्जाम में उठा के दे दिए जाते हैं। तो इसको ध्यान में रखना है उभयधर्मी ऑक्साइड को। और कभी कभी ये आपका डिफिनेशन भी पूछ देता है कि उभयधर्मी मतलब कि आपको दे देगा कि वैसे धातु जो अम्ल और क्षार दोनों गुण प्रदर्शित करते हैं क्या कहलाते हैं। ऑप्शन में आपको उभयधर्मी रहेगा
क्यों उभयधर्मी कहलाता है, तो इसको ऑप्शन में मार दीजिएगा। पूछा भी गया, एएलपी में भी पूछा गया, एलपी टेक्नीशियन का एग्जाम हुआ है 2018 में। तो ध्यान रखना है इस चीज को कि क्या पूछता है और क्या नहीं पूछता है, क्योंकि दोस्त इंपॉर्टेंट है, छोड़ना नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। दोस्त अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है कि किसने अष्टक नियम की खोज की है और इसकी तुलना जो है संगीत में पाए जाने वाले जो अष्टक से है उससे की है। जी हाँ, संगीत में जो पाया जाता है ना, सा रे गा मा पा धा नी सा, 8 को पाया जाता है, तो उससे उसकी तुलना की है अष्टक नियम की। तो ये इसमें से कौन ऐसे वैज्ञानिक है जिन्होंने अष्टक नियम की खोज की और उसकी तुलना जो है संगीत में जो स्वर होते हैं 8 को, जो सा रे गा मा पा धा नी सा, उससे कंपेयर किया है, उसकी पूछा गया है। इंपॉर्टेंट है, पहले देख लेते हैं ऑप्शन। ऑप्शन पहले देख लीजिए। ऑप्शन आपको दे दिया है कि जॉन डोवेराइन ने किया था, या दूसरा आपको दे दिया है कि जोहान जो है जैकब बामर ने किया था, या तीसरा आपको दे दिया है कि दामित्र मेडलिफ ने किया था, या दोस्त चौथा आपको दे दिया है कि जॉन न्यूलैंड्स ने किया था। किसने अष्टक नियम का खोज किया था, उसका संगीत से तुलना किया था। जी हाँ, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। जो अष्टक नियम का खोज किया था ये हमारे साहब जो हैं, 4th नंबर जो आप देख रहे हैं जॉन न्यूलैंड्स साहब, उन्होंने क्या किया था कि अष्टक नियम का खोज किया था, उसकी तुलना जो है आपको संगीत से कर दिया था। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब समझ लीजिए, आपको यह भी पूछा जाता है कभी कभी कि अष्टक नियम का खोज किसने किया, जैसे कि अभी क्वेश्चन है ये तो जान गए हैं, और उसकी तुलना जो है जॉन न्यूलैंड्स साहब ने संगीत के जो 8 स्वर होते हैं उससे कर दी थी। ठीक है, समझिए इस चीज को। अब इसमें दोस्त न्यूलैंड साहब से जुड़े हुए कौन कौन ऐसे पॉइंट्स है की है, काफी इंपॉर्टेंट, जो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपको उस पॉइंट को याद रखना है। तो दोस्त हम सारे पॉइंट को आपको एक एक करके बताते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है और पूछे जाते हैं। वीडियो को शुरू से अंत तक के देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। ध्यान रखिए, न्यूलैंड साहब से जुड़े हुए हर एक पॉइंट को हम आपको बताते हैं जिसकी पूछने की संभावना आपको टेक्नीशियन ग्रेड में है और आने की संभावना ज्यादा है। तो ध्यान रखिएगा, नोट करते चलिएगा, आपको एक एक हम करके पॉइंट बताते हैं। पॉइंट पहला देख लीजिए। पहला तो आपको हम बता ही दिए हैं कि न्यूलैंड साहब ने अष्टक नियम का खोज किया था और उसकी तुलना जो है किससे की है, यह भी आता है क्वेश्चन, उसकी तुलना किससे की है। तो संगीत के जो स्वर होते हैं सा रे गा मा पा धा नी सा, वही 8 जो है उससे किया गया है तुलना, यह भी पूछा गया है क्वेश्चन। अब दूसरा देख लीजिए, दूसरा की आपको बताते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कभी कभी यह भी पूछा जाता है कि किस तत्व का, मतलब किसी भी तत्व का क्या होता है कि प्रारंभ जो होता है वो अगले 8 जो तत्व होते हैं उसके गुण जो होते हैं प्रथम तत्व के बिल्कुल समान होते हैं। ठीक है, ये पूछा गया है, कहा गया है, क्वेश्चन पूछा गया था कि किसी भी तत्व का प्रारंभिक तत्व का गुण क्या होता है कि समान होता है, तो अगले जो 8 तत्व है उसके गुण के क्या होते हैं तो उसका भी समान होता है, पूछा गया है ये। और वो संगीत के अष्टक नियम के 8वें जो है नोट के समान भी होता है, ये पूछा जाता है। एलपी और टेक्नीशियन के एग्जाम में आपको पूछ दिया है 2018 में पॉइंट को, तो इसको नोट करके रखिएगा। आपको अगले पॉइंट पे लेकर चलते हैं दोस्त। अगला पॉइंट है कि जॉन न्यूलैंड साहब ने जो अष्टक नियम का खोज किया, वो पूछा जाता है कि अष्टक नियम का खोज किसने किया था। जॉन न्यूलैंड साहब ने ही अष्टक नियम का खोज किया था। आपको क्वेश्चन में ये दिखा दिए कि कई बार पूछा गया है। चलिए अगला पॉइंट देखिए, आपको दिखाते हैं। यह भी पॉइंट पूछा जाता है कि न्यूलैंड किन 2 तत्वों को एक ही स्लॉट में रखा था। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, किन 2 तत्वों को एक ही स्लॉट में रखा था। तो ध्यान रखिएगा, हमेशा ये पूछा जाता है तो कोबाल्ट और निकेल को, या आपको दे देगा क्वेश्चन में ही कि कोबाल्ट और निकेल को जॉन न्यूलैंड साहब ने कहां रखा था। तो ध्यान रखिएगा, एक ही स्लॉट में रखा था उनको। तो ये इंपॉर्टेंट है, पॉइंट पूछा जाता है। चलिए अगला आपको हम पॉइंट बताते हैं जो न्यूलैंड साहब से पूछा जाता है कि न्यूलैंड साहब अष्टक नियम में किस तत्व पर लागू होता है, उनका नियम जो है किस तत्व तक लागू होता है। तो कैल्शियम तक ही जो है क्या होता है कि न्यूलैंड साहब का अष्टक नियम जो है वो लागू होता है। ध्यान रखिएगा, कैल्शियम तक ही लागू होता है। कई बार ये सवाल जो है आपको पूछा गया है, इसे छोड़िएगा नहीं, सारे पॉइंट को नोट करते चलिएगा। उसके बाद आपको बताते हैं कि यह पूछा गया है कि न्यूलैंड के अष्टक नियम में क्या होता है कि पहला तत्व कौन होता है और अंतिम तत्व कौन होता है, यह पूछा जाता है। पहला तत्व भी आपसे पूछेगा या अंतिम तत्व कौन है न्यूलैंड साहब के अष्टक नियम में, यह पूछेगा। तो खास करके ज्यादातर जो है अंतिम तत्व पूछ देता है। पहला तत्व था हाइड्रोजन, सब जानते हैं कि हाइड्रोजन से ही शुरू हुआ है, लेकिन अंतिम तत्व की बात अगर करें तो वो 56वां जो है आपका थोरियम है, थोरियम तक जो है उन्होंने किया था। ध्यान रखिएगा इस चीज को। और कभी कभी यह भी पॉइंट पूछा जाता है कि न्यूलैंड साहब ने
कहां तक के तत्व की कल्पना की थी? तो दोस्त 56वें तत्व तक ही कल्पना की थी, थोरियम तक ही कल्पना की थी उन्होंने। तो इसको ध्यान रखना है, कभी कभी पूछा जाता है। आपको यह भी पॉइंट दे देता है कभी कभी कि न्यूलैंड साहब ने अष्टक नियम में कोबाल्ट और निकेल को किसके स्तंभ के बराबर रखा है? जी हाँ, किसके स्तंभ के समान जो है माना गया है। तो ध्यान रखिएगा, ये तत्व जो है हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन और बेरियम, दोस्त इसके स्तंभ के बराबर जो है रखा था। किसको? कोबाल्ट और निकेल को। ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है ये सभी पॉइंट, इसलिए हम सभी पॉइंट को आपको एक एक करके रख रहे हैं न्यूलैंड साहब से जो पूछे गए हैं उस चीज को। उसके बाद पूछा जाता है, आपको इस पॉइंट्स को नोट करके रखिएगा कि आवर्त सारणी में 10वां तत्व जो होता है वह किस तत्व के गुण के समान जो है दर्शाता है? तो वो 10वें तत्व के गुण के समान जो है दर्शाता है, पूछा जाता है। ये 10वां तत्व जो है तीसरे तत्व के गुण के समान। एएलपी और टेक्नीशियन के एग्जाम में 2018 में ये पॉइंट पूछ दिया है, तो ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है ये चीजें। उसके बाद आपको बताते हैं कि न्यूलैंड्स ने कल्पना की थी कितने तत्व तक की कल्पना की थी? तो आपको हम बता ही दिए थे कि 56वें तत्व तक के ही उन्होंने कल्पना की थी कि 56 ही तत्व होते हैं, उसके बाद उन्होंने खोज नहीं किया था। ठीक है, तो 56वें तत्व तक की ही उन्होंने कल्पना की थी। उसके बाद पूछा जाता है कि पॉइंट पूछा जाता है कि न्यूलैंड्स के अष्टक नियम के सिद्धांत के अनुसार पोटेशियम और कॉपर के बीच कितने तत्व मौजूद होते हैं? तो 7 तत्व मौजूद होते हैं, ये पूछा गया है। ठीक है, तो ये सारे क्या है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, की है, इसको रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है कि उत्कृष्ट गैस यानी कि नोबेल गैस जो है न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत का क्यों शामिल नहीं है? जी जितने भी नोबेल गैस होते हैं वो न्यूलैंड्स के अष्टक नियम में क्यों शामिल नहीं है, ये बताना है। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर पहला में क्या दे दिया आपको कि ये तत्व उस समय तक ज्ञात नहीं था इसलिए शायद शामिल नहीं है, या दूसरा आपको इसमें दे दिया है कि ये तत्व अक्रिय होते हैं इसलिए ये शामिल नहीं है, या तीसरा आपको दे दिया है कि ये तत्व जो है क्या है कि अष्टक सिद्धांत का पालन नहीं करता है इसलिए शामिल नहीं किया गया है, या चौथा आपको पूछा जाता है कि ये तत्व जो है क्या है कि अष्टक नियम का पालन नहीं करता है इसलिए नहीं रखा गया है। दोस्त, किस कारण से नोबेल गैस को अष्टक नियम के सिद्धांत में शामिल नहीं किया गया, किस कारण से? तो ध्यान रखिएगा, ये फर्स्ट नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा कि उस समय तक क्या था कि उसके आगे जो तत्व था वो ज्ञात नहीं था, इसलिए उन्होंने अष्टक नियम में नोबेल गैस को शामिल नहीं किया था। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आपको दिखा देते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें आपको दे दिया कि न्यूलैंड्स साहब और मेडलिन साहब और मेयर नाम के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने डैश का विकास किया था। जी हाँ, किसका विकास किया था ये पूछा गया है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, किसका विकास किया था एनटीपीसी के एग्जाम में पूछ दिया है। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपको दे दिया है कि धातु विज्ञान का, या दूसरा आपको दे दिया है इसमें कि आवर्त सारणी के विषय वस्तु का, या तीसरा आपको दे दिया है कि परमाणु संरचना का, या चौथा आपको दे दिया है तत्व की खोज का। तीनों ने मिलकर के किसका विकास किया था? जी हाँ, तो ध्यान रखिएगा, तीनों ने मिलकर के आपका ये सेकेंड नंबर आवर्त सारणी के विषय वस्तु का विकास किया था। आवर्त सारणी का उन्होंने विकास किया था, द्रव्यमान के आधार पर किया था उन्होंने। ध्यान रखिएगा, इस चीज को पूछा जब भी जाता है, आएगा भी क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन दे दीजिए। अगला क्वेश्चन दे दिया है कि ऑप्टेक्स न्यूलैंड्स के नियम के अनुसार, मतलब अष्टक नियम के अनुसार, आपको कि अष्टक नियम के अनुसार डैश डैश जो गुण कोबाल्ट और निकल में पाया जाता है वो किन तत्वों से काफी दूर रखा गया है? जी हाँ, किन तत्वों से काफी दूर रखा गया है कोबाल्ट और निकल को, जिसका आपको जो है क्या होता है कि गुण समान मिलता भी है फिर भी उसको अलग रखा गया है। तो ऑप्शन देख लीजिए, किसे अलग रखा गया है? एल्युमिनियम का, या लोहा का, या तीसरा नंबर एमएन दे दिया है मैग्नीज, उसके बाद जो है आपको चौथा दे दिया है कि मैग्नीशियम। ठीक है, तो किसको जो है रखा गया है? तो ध्यान रखिएगा, कोबाल्ट और निकेल को जो रखा गया है जिसके गुण समान होते हैं उसको काफी दूर रखा गया है। किसे रखा गया है? ये सेकेंड नंबर फेरस को, यानी कि लोहा को काफी दूर रखा गया है, इसे उसमें शामिल नहीं किया गया है। ध्यान रखिएगा इस चीज को। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है कि नीचे दिए गए वर्गीकरण में आपको कौन सा जो है द्रव्यमान के गुण पर आधारित था? जी हाँ, द्रव्यमान के गुण पर आधारित था ये कौन? ठीक है, सभी वैज्ञानिक के नाम दे दिए हैं, किसने जो है वर्गीकरण जो किया था आवर्त सारणी में तत्वों का वो द्रव्यमान के गुण पर किया था, किन्होंने किया था? इसमें बहुत सारे वैज्ञानिक का नाम 3-3 सेट करके दे दिया है, तो हमें बताना है कि कौन कौन वैज्ञानिक थे जो द्रव्यमान के गुण के आधार पर तत्वों को वर्गीकृत किया था। ध्यान रखिएगा,
पहला ऑप्शन देख लीजिए, पहला ऑप्शन आपको दे दिया है कि डोवेनर ने किया था, न्यूलैंड्स, डोवेनर और मोसले, ये तीनों ने शायद किया होगा परमाणु द्रव्यमान के गुण के आधार पर वर्गीकरण एलिमेंट्स का। या दूसरा आपको दे दिया है कि डोवेनर, ठीक है, डोवेनर, मेंडलीफ और जो है मोसले, ये, या तीसरा आपको दे दिया है इसमें कि डोवेनर, न्यूलैंड्स और मेंडलीफ। तो जी हाँ, यही तीसरा नंबर मेरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ये तीनों ने मिलकर के क्या किया था कि आवर्त सारणी का जो एलिमेंट्स अलग किए थे वो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर किए थे, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन दे दिया है कि डोवेराइनर के त्रिक नियम की उपलब्धि क्या थी। जी हाँ, उन्होंने त्रिक नियम की जो उपलब्धि प्राप्त की थी वो किस आधार पर किया था, कैसे किया था, उसकी बात कर रहा है इस पे। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर पहला पे आपको लेकर के चलते हैं। ऑप्शन नंबर पहला आपको दे दिया है कि अणुओं की परमाणुकता के अध्ययन करने का प्रयास किया था, पहला प्रयास था उनका त्रिक नियम के सिद्धांत के अनुसार। या क्या दूसरा प्रयास आपको बताते हैं कि दूसरा इसमें कह रहा है कि तत्व के गुण धर्म को परमाणु द्रव्यमान को इससे जोड़ने का पहला प्रयास था। तब जी बिल्कुल सही है कि परमाणु द्रव्यमान के साथ जोड़ने का उनका पहला प्रयास था ये त्रिक नियम जो था, ठीक है। तत्व का तीन तीन एलिमेंट्स लेकर के एक क्या ग्रुप बना करके उनको द्रव्यमान के आधार पर क्या कैटेगराइज किया गया था, वर्गीकरण किया गया था, क्लासिफिकेशन किया गया था, ये कह सकते हैं, ठीक है। तो द्रव्यमान के गुण के आधार पर किया गया था, जिससे कि आपको इस पहले ऑप्शन में बता ही दिए थे वो चीजें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन दे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्रिक डोवेराइनर का जो है त्रिक नहीं है। जी हाँ, इसमें से कौन सा है जो डोवेराइनर का जो है त्रिक नियम का पालन नहीं करता है, ये बताना है। कई बार पूछा गया है और पूछा भी जाता है, तो ध्यान रखिएगा। पहला ये जो ऑप्शन होगा ये सेकेंड नंबर ऑप्शन देख लीजिए, ये डायरेक्ट है। कैल्शियम आपको बता देते हैं, स्ट्रोनियम और जो है बेरियम, ठीक है। ये क्या है कि ये त्रिक नियम का पालन नहीं करता है। बाकी क्यों? क्योंकि आपको बता दें कि डोवेराइनर जो थे उनका जो अष्टक नियम था कहां तक के शामिल था, अष्टक नियम उनका जो था आपका 20 तक के यानी कैल्शियम तक ही शामिल था। तो ये सेकेंड नंबर जो है इनका उसमें त्रिक नियम का पालन नहीं करता है। ये तीनों को अगर रखा जाए तो एक बार पढ़िएगा, इसको पता लग जाएगा क्या है क्या नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है कि डोवेराइनर त्रिक में तत्वों को किस प्रकार लिखा जाता है। जी हाँ, तत्वों को किस प्रकार लिखा जाता है ये बताना है। तो ध्यान दीजिए, इसमें पहला आपको डायरेक्ट आंसर पे ही लेकर के चलते हैं कि किस प्रकार लिखा जाता है, किस प्रकार नहीं लिखा जाता है। तो ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन देख लीजिए, ये करेक्ट होगा कि इसमें क्या होता है कि समूह जो होता है एलिमेंट्स का, उसको क्या होता है कि द्रव्यमान के आधार पर क्या होता है कि बढ़ते क्रम में लिखा जाता है, आरोही क्रम में। आरोही मतलब बढ़ते क्रम, अवरोही मतलब घटते क्रम होता है, ध्यान रखिएगा। तो आरोही मतलब कि बढ़ते क्रम में द्रव्यमान के अकॉर्डिंग उसको सजाया गया था। ये बात तो हम जानते हैं, ये बता ही दी है। तो ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब चलिए आपको जो है कभी कभी ये भी पूछ देता है कि त्रिक नियम जो है किसने दिया था। तो डोवेराइनर साहब ने ही त्रिक नियम का पालन दिया था। उन्होंने सबसे पहले इस शब्द को कि तीन तीन एलिमेंट्स को लेकर के जो है उन्होंने एक समूह बनाया था जो द्रव्यमान के आधार पर, तो उन्होंने ही सबसे पहले ये चीजें कहा था। तो इसको ध्यान में रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बताते हैं आपको। अगला क्वेश्चन में आपको दे दिया है दोस्त, जो काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। देता है इसमें कह दिया है कि डोवेराइनर ने उत्प्रेरक के रूप में डैश पर पहला अवलोकन किया था। किस पर पहला अवलोकन किया था, पहला जो है एक्सपेरिमेंट जो कह सकते हैं वो किस पर किया था डोवेराइनर साहब ने। तो पहला देख लीजिए कि एयू पर किया था, या दूसरा आपको दे दिया है कि एल पर किया था। एयू मतलब सोना होता है, ध्यान रखिएगा, सोना पर किया था, या निकेल पे किया था, या तीसरा नंबर आपको दे दिया है कि प्लेटिनम पर किया था या चांदी पर किया था। किस पर किया था उन्होंने, तो ध्यान रखिएगा डोवेराइनर साहब जो थे पहला अवलोकन जो उन्होंने किया था, ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा कि प्लाटिनम पर किया था। किस पे? प्लाटिनम पे किया था। तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाने की संभावना है। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें हम आपको सिलेक्ट करके भी लाए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा डोवेराइनर जो है त्रिक का तीसरा सदस्य है जिसे लिथियम और सोडियम भी शामिल है। जी हाँ, जिसमें लिथियम और सोडियम शामिल है, वो तीसरा इसमें कौन सा होगा तीसरा सदस्य। तीन तीन का समूह बनाया था डोवेराइनर साहब ने द्रव्यमान के आधार पर। तो इसमें आपको लिथियम दे दिया है, सोडियम दे दिया, उसके साथ तीसरा सदस्य कौन शामिल होगा। एएलपी और टेक्नीशियन के एग्जाम में पूछा जा चुका है। देख लीजिए, ऑप्शन पहला आपको बताते हैं कि पोटेशियम, दूसरा आपको दे दिया है कि बोरॉन, तीसरा दे दिया है बेरियम, और चौथा आपको दे दिया है इसमें हाइड्रोजन।
कौन है तीसरा सदस्य जिसको लिथियम और सोडियम के साथ शामिल किया गया है? तो डोवेनाइडर ट्रिक के अकॉर्डिंग, तो डोवेनाइडर ट्रिक के अकॉर्डिंग देखा जाए दोस्त, तो इसमें ये फर्स्ट नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा, पोटेशियम। पोटेशियम, लिथियम और सोडियम, ये तीनों को जो है एक साथ शामिल किया गया था। तो इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन इसमें आपको दे दिया है कि मेंडलीफ के आवर्त सारणी के अनुसार, मेंडलीफ के आवर्त सारणी के अनुसार हाइड्रोजन की तरह ही, किसके, हाइड्रोजन ग्रुप वाला जो तत्व होता है उसके थ्रू, आयोडीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ये सब जो होता है क्या होता है, हाइड्रोजन ही वाली ग्रुप होती है। तो उसकी तरह हाइड्रोजन को भी डैश में मौजूद होता है, हाइड्रोजन डैश के समूह में मौजूद होता है, किस में मौजूद होता है ये बताना है। तो ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर पहला आपको दे दिया है, क्या दे दिया है कि त्रिक परमाणु होता है, या दूसरा एक परमाणु होता है अणु, या तीसरा दे दिया है कि चतुर्थ जो 4 परमाणु वाले अणु होते हैं, या 2 परमाणु वाले जो है अणु होते हैं। कौन होते हैं? मेंडलीफ के सारणी के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन ग्रुप में जो हाइड्रोजन को रखा गया वो किस में होता है? तो ध्यान रखिएगा, वो जो होता है ये फोर्थ नंबर मेरा जो होगा 2 परमाणु अणु में, ठीक है, किसमें? 2 परमाणु अणु में। क्योंकि क्या होता है कि इसमें क्या होता है, केवल 2 ही परमाणु मौजूद होते हैं। जैसे कि H2 लिखते हैं ना, तो 2 परमाणु होते हैं। ऑक्सीजन लिखते हैं ना, O2, तो इसमें क्या होता है, 2 परमाणु होते हैं। परमाणु मतलब कि हाइड्रोजन की नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने? तो 2 होते हैं। तो इस तरह से इसको क्या करना है कि ध्यान में रखना है, ठीक है। तो 2 परमाणु इसमें ये हाइड्रोजन को रखा गया है, 2 परमाणु वाले अणु में रखा गया है। चलिए अगला देख लीजिए। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है कि मेंडलीफ के अनुसार तत्व के गुण धर्म उसके डैश के आवर्त फलन होते हैं। जी हाँ, किसके आवर्त फलन होते हैं ये पूछा गया है, काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान में रखना है। चलिए आप ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर पहला आपको क्या दे दिया? ऑप्शन नंबर पहला दे दिया है कि परमाणिक द्रव्यमान, दूसरा आपको दे दिया परमाणु त्रिज्या, तीसरा आपको इसमें दे दिया है कि परमाणु क्रमांक, और चौथा आपको दे दिया है कि तत्व की अभिक्रियाशील। तो मेंडलीफ के अनुसार तत्वों का जो गुण धर्म होता है उसके किसके फलन होता है, किसके आवर्तिक फलन होता है ये बताना है। तो ध्यान रखिएगा, परमाणु, मेंडलीफ के अनुसार तत्वों का जो गुण धर्म होता है ना, वो परमाणु द्रव्यमान के गुणफलन के बराबर होता है। ये परमाणु के द्रव्यमान, परमाणविक द्रव्यमान के आवर्त फलन, क्योंकि परमाणु द्रव्यमान के आधार पर ही उन्होंने क्या किया था, क्लासिफिकेशन किया था, ठीक है, तत्वों का वर्गीकरण किया था। तो इसलिए ये मेरा क्या होगा कि फर्स्ट नंबर मेरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया कि मेंडलीफ के आवर्त सारणी की खोज के समय की बात कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस तत्व की खोज नहीं की गई थी। जी हाँ, जिस समय मेंडलीफ साहब आवर्त सारणी की तैयार कर रहे थे उस समय इसमें से किस तत्व के समूह का खोज नहीं किया गया था। जी हाँ, उस समय तक की बात कर रहा है, इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है, इसलिए इसको ध्यान में रखना है। चलिए ऑप्शन बताते हैं। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर पहला दे दिया आपको क्या, हाइड्रोजन, दूसरा आपको क्या दे दिया है कि क्षार धातु दे दिया है, तीसरा दे दिया उत्कृष्ट गैस दे दिया है, और चौथा आपको दे दिया है इसमें क्षारीय मृदाएं धातु दे दिया है। कौन जो है उस समय तक खोज नहीं किया गया था जब मेंडलीफ साहब आवर्त सारणी तैयार कर रहे थे। तो ध्यान रखिएगा, जिस समय आवर्त सारणी उस समय तैयार कर रहे थे उस समय ये थर्ड नंबर उत्कृष्ट गैस जो होता है उसे शामिल नहीं किया गया था। उस समय तक लगभग 63 ही तत्व एलिमेंट्स जो थे खोजे गए थे। तो मेंडलीफ के सारणी में उस समय 63 तत्व ही रखा गया था, इसको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन दे दिया है कि मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में तत्वों की को व्यवस्था करने के लिए किस गुण का जो है, किस भौतिक मौलिक गुण का जो है इसमें प्रयोग किया गया था। जी आवर्त सारणी में अगर एलिमेंट को व्यवस्थित करना था तो किसके आधार पर किया गया था? आपको हम पहले ही बता दिए थे कि उन्होंने जितने भी एलिमेंट्स थे उसको किस आधार पर उन्होंने क्लासिफिकेशन किया था, आपको बता ही दिए थे। चलिए देख लीजिए ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला आपको दे दिया है कि तत्व की प्रकृति के आधार पर सभी तत्वों को क्लासिफाई करके आवर्त सारणी में रखे थे, या दूसरा नंबर दे दिया है कि परमाणु द्रव्यमान के आधार पर, या तीसरा दे दिया है कि गैसीय प्रकृति के आधार पर, या चौथा दे दिया है कि ठोस के प्रकृति के आधार पर। किसके आधार पर सभी तत्वों को क्लासिफाई करके एक आवर्त सारणी में उनको सजाया गया था, किसके आधार पर? तो आपको हम पहले बता दिए कि परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सभी को क्या किया गया था कि क्लासिफाई किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, ये सेकंड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा, परमाणु द्रव्यमान। ध्यान रखिएगा, डोवेनाइडर साहब भी थे, उन्होंने भी क्या किया था कि परमाणु द्रव्यमान के आधार पर ही सभी को अलग अलग वर्गीकृत किया था। तो इसको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया कि मेंडलीफ के आवर्त सारणी में तत्वों में क्या होता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ऑक्साइड दे दिया, ऑक्साइड के सूत्र किस स्थान पर लिखे जाते हैं ये बताना है। जी हाँ, तो ध्यान रखिएगा, मेंडलीफ के आवर्त सारणी में
तत्वों जैसे हाइड्राइड हो गया, हाइड्राइड और ऑक्साइड, उसको किस सूत्र के स्थान पर जो लिखा जाता है ये बताना है। पहला ऑप्शन देख लीजिए, पहला ऑप्शन इसमें कहता है कि दाईं ओर लिखा जाता है, या दूसरा दे दिया कि बाईं ओर लिखे जाते हैं, या तीसरा दे दिया कि नहीं नीचे लिखे जाते हैं, चौथा दे दिया कि ऊपर लिखे जाते हैं। कहां लिखा जाता है हाइड्राइड और ऑक्साइड को, ध्यान रखिएगा। तो हमेशा हाइड्राइड और ऑक्साइड को आवर्त सारणी के अगर अकॉर्डिंग देखा जाए, मेंडलीफ साहब के आवर्त सारणी के अकॉर्डिंग, तो दोस्त उसको हमेशा क्या रखा जाता है, हमेशा ऊपर रखा जाता है। ये फोर्थ नंबर मेरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा कि उनको हमेशा क्या रखा जाता है, ऊपर रखा जाता है। पूछता भी है ये, तो इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है कि मेंडलीफ साहब के आवर्त नियम किस पर आधारित है। जी हाँ, किस पे आधारित है ये बताना है, इंपॉर्टेंट है। और कई बार ये सवाल पूछे जा चुके हैं, घुमाकर पूछने का ये तरीका है। बस ऑप्शन देख करके आप पहचान सकते हैं। अगर ऑप्शन देख रहे हैं तो आप पहचान सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जेईई के एग्जाम में 2019 में ये क्वेश्चन डाल दिया गया है, पूछा गया है आरआरबी के द्वारा। तो पहला नंबर देख लीजिए। पहला नंबर आपको दे दिया है कि न्यूट्रॉनों की संख्या के आधार पर, या दूसरा दे दिया परमाणु क्रमांक के आधार पर, या तीसरा आपको दे दिया है कि परमाणु द्रव्यमान के आधार पर, या चौथा आपको दे दिया है परमाणु त्रिज्या के आधार पर। किसके आधार पर? तो आपको हम पहले बता दिए कि मेंडलीफ में जितने भी एलिमेंट्स थे उसको क्लासिफाई किया गया था, और उसमें जो सजाया गया था किसके आधार पर सजाया गया था। तो ये थर्ड नंबर आपको परमाणु द्रव्यमान के आधार पर ही सजाया गया था। चाहे मेंडलीफ साहब हो चाहे डोबेराइन साहब हो, उन्होंने सभी एलिमेंट्स को हमेशा परमाणु द्रव्यमान के आधार पर ही क्लासिफाई किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें दे दिया है कि मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्व का आवर्त सारणी डैश के आधार पर व्यवस्थित किया गया है। जी हाँ, किस पे व्यवस्थित किया गया है ये भी जेईई के एग्जाम में 2019 में ही पूछ दिया है। तो आपको हम डायरेक्ट बता ही देते हैं, ये फोर्थ नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या कि बढ़ते परमाणु क्रमांक के आधार पर, यानी परमाणु संख्या के आधार पर जितने भी एलिमेंट्स थे उसको बढ़ते हुए आरोही क्रम में ही क्या किया गया था, सजाया गया था। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्त इसमें दे दिया कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी में लंबवत जो दे दिया है कि लंब रूप जो होता है स्तंभ को और क्षैतिज पंक्तियों को डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है ये बताना है। किसको किसको? लंब रूप स्तंभ और क्षैतिज, यानी लंब और क्षैतिज दोनों की बात कर रहा है। इसको ध्यान में रखिएगा, पूछा जाता है। या सिर्फ आपको दे देगा क्षैतिज पंक्ति ही का नाम सिर्फ दे देगा बताने के लिए, या सिर्फ लंब रूप स्तंभ का ही नाम दे देगा कि मेंडलीफ आवर्त सारणी में लंब रूप स्तंभ को क्या कहा जाता है, या आपको क्षैतिज दे देगा, लंब और ये क्षैतिज। तो इस तरह से लंब हो गया, ये क्षैतिज हो गया, तो उसको क्या कहा जाता है। अगर आवर्त सारणी देखे हुईगा मेंडलीफ साहब का, तो इस तरह से लंब जो होता है उससे क्या कहा जाता है, ये क्षैतिज होता है हॉरिजॉन्टल, उसको क्या कहा जाता है। ये दोनों पूछे जाते हैं, या दोनों कभी कभी दे देता है। कि अच्छी बात है कि हम आपको दोनों लेकर के आए हैं, दोनों को आप समझ लीजिएगा। चलिए पहला ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन आपको इसमें दे दिया है कि आवर्त पंक्ति कहा जाता है, या दूसरा समूह आवर्त कहा जाता है, या तीसरा आपको दे दिया है कि स्तंभ और श्रेणी कहा जाता है, या चौथा दे दिया कि स्तंभ और पंक्ति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, जो लंब रूप से होता है ना उसको दोस्त समूह कहा जाता है, जो क्षैतिज होता है उसको आवर्त कहा जाता है। तो ये मेरा करेक्ट आंसर होगा, सेकेंड नंबर जो आप देख रहे हैं, समूह आवर्त। ठीक है, क्या कहते हैं? समूह और आवर्त कहते हैं। तो लंबवत रूप में होता है उसको समूह कहते हैं, क्षैतिज हो जो हॉरिजॉन्टल रूप में होता है उसको आवर्त कहते हैं। दोनों पूछा जा सकता है, या दोनों में से कोई एक भी दे देगा, तो इसको ध्यान में रखना है, इसको छोड़ना नहीं है। चलिए अब हम आपको लेकर के चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, जो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये अपना रहा लास्ट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। इसमें दे दिया कि रासायनिक गुण के मध्य, रासायनिक गुणों के मध्य मेंडलीफ साहब ने क्या किया था कि इन तत्वों को मिलाकर के क्या बने यौगिक को डैश किस पे जो है ध्यान केंद्रित किया गया था, ये पूछा गया है। किस पे ध्यान केंद्रित किया था ये पूछा जा रहा है, इंपॉर्टेंट है, एलपी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर पहला आपको दे दिया है कि कार्बन वो हाइड्रोजन, दूसरा आपको दे दिया है कार्बन वो सोडियम, तीसरा हाइड्रोजन और सोडियम, और चौथा आपको इसमें दे दिया है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। किस रसायन गुण के आधार पर मेंडलीफ साहब ने तत्वों को एक साथ मिला करके जो है ध्यान केंद्रित किया था? तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन जो होगा ये फोर्थ नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है कि एक अभिक्रियाशील तत्व है, उनका रासायनिक गुण होता है, काफी एक्टिव होता है ये। ठीक है, तो उसी के आधार पर मेंडलीफ साहब ने क्या किया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को एक जो है ध्यान केंद्रित किया था, अध्ययन किया था, और उन यौगिक को जो है शामिल किया था। तो ध्यान रखना है इस चीज को।
तो दोस्त ये था अपना 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेट जो देखे हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्त इसी तरह से क्या होता है कि प्रत्येक दिन इस चैनल पे 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेट आता है, डेली आता है, चैप्टर वाइज चलता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। पढ़ना है क्योंकि जॉब तो लेना ही है, तो दोस्त प्रिपरेशन तो करना ही है। तो बेटर है कि यहां कर लीजिए, क्योंकि आपको बेनिफिट इसलिए मैं बता रहा हूं कि प्रत्येक दिन मैं लाता हूं वही चैप्टर वाइज चलता है, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं सिलेक्ट करके लाता हूं आपके लिए, इसलिए आपके लिए बेनिफिट होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर कर रखे हैं तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है। तो चलिए, अभी तक जो लोग टेस्ट नहीं दिए हैं तो दोस्त वो जाकर के टेस्ट दे लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, देर मत कीजिए। आज ही भर तक लिंक एक्टिव है, उसके बाद आपको डीएक्टिव करके एक नया लिंक दिया जाएगा। नई वीडियो जो भी आएगा उसमें हमेशा दिया जाता है, पुराने वीडियो में नहीं रहता है लिंक, ध्यान रखिएगा इस चीज को। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद दोस्तों।